हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जो आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ है, इस पुस्तक का हम MCQ फॉर्मेट में इसे हम पढ़ रहे थे। और ये पूरी सीरीज़ की एक प्लेलिस्ट बन चुकी है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी करके। ठीक है, आप उस सीरीज़ या उस प्लेलिस्ट में जाकर आदिकाल और भक्तिकाल के पोर्शन को देख सकते हैं। आदिकाल का जो पोर्शन हमने किया था उसे हमने एक ही वीडियो में कवर कर दिया है और आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, आदिकाल वाला जो है वो एक वीडियो है। भक्तिकाल के रिगार्डिंग क्या है कि इसमें जो हम देख रहे हैं कि जो सबसेक्शन है वो बहुत ज़्यादा थे, तो इस कारण जो है उसमें 3 वीडियोस वो अपलोड हो गए हैं। ठीक है, ये सभी जो वीडियोस हैं वो MCQs फॉर्मेट में हैं। तो पहले आप अपनी किताब को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आप MCQs के इस वीडियो को देखेंगे, या फिर आप पहले MCQs के वीडियोस को देख सकते हैं, उसके बाद आप अपनी किताब में उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। तो आपकी इच्छा है, जैसे आप इसे पढ़ना चाहें उस तरीके से पढ़ सकते हैं। और चूँकि ये इतिहास की पहली पुस्तक, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदी साहित्य की सामान्य जानकारी चाहता हो या उसे लेना है, तो ये जो पुस्तक है वो आधार पुस्तक है और बहुत सरल है चीज़ों को समझना। ठीक है, तो इस दृष्टि से ये जो किताब है वो महत्वपूर्ण है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे अगर आप DSSB और KVS NVS की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ आपको ज़्यादा जो है वो विस्तृत ज्ञान नहीं लेना है, आपको जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके विषय में जानना है। तो कोशिश करना है कि पहले हम इस पुस्तक को पढ़ें और फिर ही हम आगे बढ़ें, यानी जैसे उसके बाद हम फिर अन्य इतिहास ग्रंथों के पुस्तकों को पढ़ने के लिए कोशिश करें। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने बताया कि आदिकाल और भक्तिकाल वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। आज जो हम इस वीडियो में रीतिकाल के पोर्शन को करने वाले हैं और इसे भी हम MCQs फॉर्मेट में करने वाले हैं। कुछ जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपको इसके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा जो भी आप सवाल पूछ रहे हैं वो उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि चीज़ें जो वहाँ आंसर कर सकते हैं और जो दूसरे कैंडिडेट, अगर कोई लर्नर अगर सीखने के लिए पर्पज़ से इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी वो बेनिफिट हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। तो पहला प्रश्न है, रीतिकाल नाम किस साहित्यकार ने इस काल के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो जैसे अगर इस प्रश्न को देखें तो आदिकाल के विषय में नामकरण को लेकर जैसे विवाद है, उसी तरीके से रीतिकाल को भी लेकर कई मतभेद हैं और सबने अपने अपने तरीके से उसे नाम दिया है। तो रीतिकाल जो नाम है वह दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा A। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कविता की प्रमुख प्रवृत्ति क्या थी? तो रीतिकालीन कविता की प्रमुख प्रवृत्ति में पहला ऑप्शन है भक्ति, श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगार रस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में किन शब्दों का अधिक प्रचलन हो गया था? ऑप्शन है भक्ति, शक्ति, दूसरा है रीति, कवित्र रीति, सुकवि रीति, तीसरा है प्रेम, ज्ञान, चौथा है नीति और भक्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी किन किन शब्दों का अधिक प्रचलन हो गया था? रीति, कवित्र रीति और सुकवि रीति। तो ये जो 3 शब्द हैं इनका प्रचलन अधिक हो गया था रीतिकाल में। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सही है? जब भी कभी आप कोई इतिहास की पुस्तक पढ़ रहे हो तो पहले तो ये देखना है कि उस इतिहास पुस्तक में कि जो रचनाकार हैं उनके अलावा जिन जिन विद्वानों का या इतिहासकार का या आलोचक का कथन अगर दिया गया है तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें इस पुस्तक की, तो इसमें विश्वनाथ त्रिपाठी की ये पुस्तक है और इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतों को इस पर शामिल किया है। ठीक है, इससे पहले भी हमने भक्तिकाल में देखा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतों को उन्होंने शामिल किया था, रामविलास शर्मा के मतों को शामिल किया था, नंदुलारे वाजपेयी का था, मैनेजर पांडे का था। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अगर हम देखें इस पर तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, सॉरी, वहाँ मैनेजर पांडे जो हैं वो नहीं है, रामविलास शर्मा जी थे, नंदुलारे वाजपेयी थे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मंतव्य थे। ठीक है, जो ये प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो? जैसे पहला ऑप्शन है, समाज केवल किसानों तक सीमित था, समाज में 2 श्रेणियां, उत्पादक वर्ग और शासक वर्ग स्पष्ट हो गई थी, सभी वर्ग एक दूसरे से जुड़े थे, साहित्य का कोई महत्व नहीं था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार समाज में 2 श्रेणियां थी, उत्पादक वर्ग और शासक वर्ग।
ये 2 श्रेणियाँ क्या हो गई थी, समाज में स्पष्ट हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। रीतिकाल में उत्पादक एवं भोक्ता वर्ग के अतिरिक्त मध्य वर्ग किससे संबंधित था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो रीतिकाल में जो उत्पादक और भोक्ता वर्ग थे वो कवियों, चित्रकारों, संगीतज्ञों आदि कलावंतों का वर्ग था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रीतिकाल की कविता में लक्षण ग्रंथों की क्या भूमिका थी? ठीक है, जो रीतिकाल में लक्षण ग्रंथ लिखे गए हैं उसकी क्या भूमिका थी? पहला है समाज सुधार, दूसरा है केवल भजन लिखना, तीसरा है लक्ष्य ग्रंथ बनाने का माध्यम था, यानी काव्यांग निरूपण को कविता करने का बहाना बना लिया गया था, और चौथा है राजा की प्रशंसा करना। तो लक्षण ग्रंथों की क्या भूमिका थी कि यह लक्ष्य ग्रंथ बनाने का माध्यम था। लक्षण ग्रंथ क्या इसकी भूमिका थी कि लक्ष्य ग्रंथ जो हम बना रहे हैं उसके यानी लक्षण ग्रंथों के आधार पर हम उसे बना रहे थे, यानी रीतिकाल के जो कवि थे वो उसे बना रहे थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल काल के अंत में उत्पादक और भोक्ता वर्ग के संबंधों में क्या परिवर्तन आया? पहला ऑप्शन है दोनों करीब आ गए, दूसरा ऑप्शन है दोनों वर्ग विलीन हो गए, तीसरा है दोनों का संबंध क्षीण हो गया और लगभग अलग हो गए, और चौथा है दोनों एक दूसरे को मिटा दिए हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोनों का संबंध क्षीण हो गया और लगभग अलग हो गए। ठीक है, उत्पादक और भोक्ता वर्ग क्या हो गए, संबंध उनका क्षीण होने लगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के लक्षण ग्रंथकार किस प्रकार के होते थे? ठीक है, हम इस प्रश्न को कर रहे हैं, रीतिकाल के लक्षण ग्रंथकार किस प्रकार के होते थे? तो इस प्रश्न का ऑप्शन हम देख लेते हैं। केवल आचार्य होते थे, केवल कवि होते थे, आचार्य और कवि दोनों होते थे, ना तो आचार्य और ना ही कवि होते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आचार्य और कवि दोनों होते थे। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आचार्य और कवि दोनों होते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत में लक्षण ग्रंथ कौन लिखता था? तो इस प्रश्न का ऑप्शन देखें अगर हम, तो कवि हैं, आचार्य हैं, शासक हैं, संगीतज्ञ हैं। तो इस प्रश्न का सही आचार्य। संस्कृत में लक्षण ग्रंथ कौन लिखते थे? आचार्य लिखते थे। ठीक है, अगला देखते हैं। रीतिकाल का प्रमुख कवि शिक्षा का उद्देश्य क्या था? ठीक है, यानी जो कवि हैं उनकी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता था, यानी वो अगर कविताएं कर रहे हैं तो उनका उद्देश्य होता था भक्ति का प्रचार करना, आश्रयदाता को प्रसन्न करना, युद्ध वर्णन करना, प्रकृति का चित्रण करना। तो रीतिकाल के प्रमुख कवियों का जो उद्देश्य था वह आश्रयदाता को प्रसन्न करना होता था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं। रीतिकाल में कवि शिक्षा के लिए लक्षण ग्रंथों की क्या विशेषता थी? इसका ऑप्शन है केवल संस्कृत में लिखे जाते थे, इनमें उदाहरण अपनी ही कविताओं के होते थे, इनमें ऐतिहासिक घटनाएं होती थी, इनमें भाषा शुद्धता का उल्लेख नहीं था। तो रीतिकाल में जो कवि शिक्षा के लिए लिखे गए लक्षण ग्रंथ थी उनकी विशेषता यह थी कि उनमें उदाहरण जो है वो अपनी ही कविताओं के होते थे, यानी अगर रचनाकार कोई उदाहरण दे रहा है तो वो अपनी ही कविताओं का उदाहरण वहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अगला देखते हैं। रीतिकाल की दरबारी कविता की कौन सी विशेषता प्रमुख नहीं है? रीतिकाल की दरबारी कविता की कौन सी विशेषता प्रमुख नहीं है? पहला ऑप्शन है एक रसता, मुक्तकों की प्रधानता, चमत्कार प्रियता, देश प्रेम। तो एक रसता तो थी ही, है ना, श्रृंगार परक अगर रचनाएं लिखी जा रही तो श्रृंगार परक ही रचनाएं लिखी जा रही थी। मुक्तकों की प्रधानता थी, है ना, प्रबंध काव्य रचे नहीं जा रहे थे, यानी बहुत कम मात्रा में अगर हम देखें तो छिटपुट ही हमें प्रबंध काव्य दिखाई पड़ते हैं। चमत्कार प्रियता ही थी, अलंकारों का खूब प्रयोग हो रहा था रीतिकाल के कविताओं में या काव्यों में। देश प्रेम की अगर हम बात करें तो हम रीतिकाल में इसका क्या देखते हैं? अभाव देखते हैं। तो विशेषता कौन सी नहीं है पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देश प्रेम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, रीतिकाल में भक्ति किस रूप में परिवर्तित हो गई थी? रीतिकाल की जो भक्ति थी वह किस रूप में परिवर्तित हो गई? ऑप्शन है धार्मिकता, प्रेम, लौकिक श्रृंगार और वीरता। तो जो भक्ति थी वह क्या थी? वो लौकिक श्रृंगार में परिवर्तित हो गई थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, लौकिक श्रृंगार।
अगला प्रश्न है, रीतिकाल में दरबारी काव्य की प्रवृत्ति क्यों बढ़ गई थी? तो इसका ऑप्शन है, कवियों में प्रतियोगिता थी, यह छोटे राजे नवाबों की आश्रय की आवश्यकता थी, परीक्षा की तैयारी के लिए, जनसाधारण के मनोरंजन के लिए। तो दरबारी काव्य की प्रवृत्ति क्यों बढ़ गई थी? क्योंकि छोटे राजे नवाबों के आश्रय की आवश्यकता थी, किन्हें? कवियों को, इसलिए दरबारी काव्य की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, रीतिकाल कविता के बारे में कौन सा कथन सही है? सभी कविताएं दरबारी हैं, कोई कविता दरबारी नहीं है, दरबारीपन इसकी केवल एक प्रवृत्ति है, प्रेम वर्णन नहीं मिलता है। तो रीतिकालीन कविता के बारे में कौन सा कथन सही पूछा गया है? तो यह क्या होगा? दरबारीपन जो इसकी केवल एक प्रवृत्ति हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में किस प्रकार की काव्यधारा पुनः प्रवाह देखा गया है? रीतिकाल में किस प्रकार की काव्यधारा का पुनः प्रवाह देखा गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, यानी अगर हम ऑप्शन देखें तो भक्ति काव्य का पुनः प्रवाह दिखाई देता है, वीर काव्य का, शुद्ध इहलौकिक काव्य का और नीति काव्य का। तो किस प्रकार की काव्यधारा का पुनः प्रवाह देखा गया है? शुद्ध इहलौकिक काव्य का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती किस प्रकार की रचनाएं हैं? पहला ऑप्शन है धार्मिक, श्रृंगारिक, वीर रस से युक्त और नीति प्रधान। तो ये जो रचनाएं हैं वो गाथा सप्तशती और आर्या सप्तशती क्या है? श्रृंगारिक रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रीतिकाल के काव्य में किसका सर्वाधिक अभाव है? ठीक है, तो भक्ति भावना, अलंकार, श्रृंगार और दरबारीपन। तो ये तीनों जो तत्व हैं वो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन भक्ति भावना जो है वो हमें नहीं दिखाई देती। तो भक्ति भावना का वहाँ क्या है? सर्वाधिक अभाव है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस धारा के कवि उदाहरण की पद्धति अपनाते हैं? किस धारा के कवि लक्षण उदाहरण की पद्धति अपनाते हैं? तो यह इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रीतिबद्ध धारा, बद्ध ब है। ठीक है, बद्ध धारा जो है, इनके जो कवि हैं वो लक्षण उदाहरण की पद्धति अपनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिमुक्त धारा से संबंधित नहीं है? तो रीतिमुक्त धारा से संबंधित कौन से नहीं है? जो पहला ऑप्शन है वह है घनानंद, दूसरा है बोधा ठाकुर, तीसरा है बिहारी और चौथा है आलम। तो हमें पता है घनानंद जो है वो रीतिमुक्त धारा के हैं, बोधा रीतिमुक्त हैं, आलम रीतिमुक्त है। जो बिहारी हैं वह रीति सिद्ध धारा के कवि हैं, है ना। रीतिकाल में 3 धाराएं थी, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। तो इन तीनों धाराओं में जो बिहारी हैं वो रीति सिद्ध धारा के हैं, वो रीति मुक्त धारा से संबंधित नहीं है। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन काव्य का मुख्य विषय क्या रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला तो हम ऑप्शन देख लें, सामाजिक सुधार, दूसरा वीरता, प्रेम और विरह और चौथा दर्शन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रेम और विरह। ठीक है, तो ये क्या है? रीतिकालीन काव्य का मुख्य विषय रहा है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की प्रमुख काव्य भाषा क्या है? पहला ऑप्शन है ब्रज, दूसरा अवधी, तीसरा खड़ी बोली और चौथा मैथिली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ब्रज। ब्रज क्या है? इस काल की प्रमुख काव्य भाषा रही है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में किस काव्य का प्रभाव देखा गया है? तो काव्य की जगह यहाँ क्या होगा? भाषा। किस भाषा का प्रभाव अधिक देखा गया है? तो ऑप्शन में है संस्कृत, उर्दू, फारसी और मराठी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? फारसी। ठीक है, अगला देखते हैं। कवित्त, सवैया, दोहा आदि क्या है? अलंकार है, छंद है, रस है या रचनाएं हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा छंद है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रीति सिद्ध धारा के बिहारी कवि हैं, है ना, क्योंकि रीति मुक्त धारा के हैं नहीं, तो उसके पहले जो हमने प्रश्न किया था उसमें उत्तर जो था वो क्या था? बिहारी थे, क्योंकि वो रीति सिद्ध धारा के हैं। तो प्रश्न है, रीति सिद्ध धारा के कवि बिहारी की क्या विशेषता है? पहला ऑप्शन है लक्षण उदाहरण देते हैं, लक्षण उदाहरण नहीं अपनाते हैं पर लक्षणों का ध्यान रखते हैं, दरबारी या लक्षण प्रधान नहीं है, केवल धार्मिक विषय लिखते हैं। तो ये तो हमें पता है कि रीतिकाल में धार्मिक जो विषय से संबंधित कोई रचना लिखी नहीं गई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? लक्षण उदाहरण नहीं अपनाते हैं पर लक्षणों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं।
अभी चूँकि रीतिबद्ध धारा, रीतिसिद्ध धारा और रीतिमुक्त धारा के विषय में काफ़ी चर्चा हो गई, तो हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि रीतिबद्ध धारा और रीतिसिद्ध धारा और रीतिमुक्त धारा में कौन कौन से कवि आते हैं और इनके लक्षण क्या क्या हैं। जैसे अगर हम रीतिबद्ध धारा की बात करें, ठीक है, रीतिबद्ध धारा की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस धारा के कवियों ने अलंकार, ठीक है, आप ये ध्यान देखें कि रीतिबद्ध धारा के जो कवि हैं उन्होंने अलंकार, नायिका भेद आदि के लक्षण बताकर उनको उदाहरण स्वरूप काव्य में रखे हैं। और इन रीतिबद्ध धारा में जो कवि आते हैं वो हैं केशव, पद्माकर और मतीराम। ये लक्षण ग्रंथकार मूलतः कवि थे, ठीक है, तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं, कवि कह सकते हैं। उसके बाद आता है कौन सा, रीतिसिद्ध धारा। इस धारा के कवि लक्षण उदाहरण की पद्धति तो नहीं अपनाते, जैसा कि अभी बिहारी के विषय में एक प्रश्न था कि वो लक्षण ग्रंथ की पद्धति नहीं अपनाते, लेकिन उसका ध्यान जरूर रखते हैं, किंतु रचना करते समय लक्षणों का ध्यान अवश्य रखते हैं। तो बिहारी ऐसे ही कवि हैं। तो अगर हम रीतिसिद्ध की बात करें तो उसमें कौन है, एकमात्र कवि हमारे कौन दिखाई देते हैं, बिहारी दिखाई देते हैं। तीसरी जो धारा है वह है रीतिमुक्त धारा। इस धारा के कवि लक्षण उदाहरण की ना तो पद्धति अपनाते हैं ना ही लक्षणों का ध्यान देते हैं, ठीक है, ना तो पद्धति अपनाते हैं और ना ही लक्षणों का ध्यान देते हैं। ये प्रेम के विशेषतः विरह के उन्मत्त कायक कवि हैं, ठीक है। तो इनमें घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि रीतिमुक्त या स्वच्छंद, है ना, यहाँ पे आएगा क्या, स्वच्छंद, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग एरर हो जाता है। स्वच्छंद जो धारा है इसे हम रीतिमुक्त धारा को स्वच्छंद धारा भी कहते हैं। स्वच्छंद धारा के कवि हैं ये कवि स्वाभिमानी भी हैं। इनमें रीतिबद्धता और दरबारीपन के प्रति विद्रोह का भाव है। इस काल की प्रमुख काव्य भाषा जो है वो क्या है, ठीक है, यहाँ पे किया जाएगा कि काव्य भाषा क्या है, ब्रज है, ठीक है, यहाँ पे ब्रज भाषा है। इस काल की जो प्रमुख भाषा है वो क्या है, ब्रज भाषा है। कवित, सवैया, दोहा आदि प्रमुख छंद हैं, है ना। रीतिकालीन कविता दरबारीपन पर फारसी काव्य का थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। दरबारी कविता प्रधानतः मुक्तकों में है और अलंकार बहुल है, ठीक है। तो पहली तो ये एक विशेषता क्या हो गई कि इनमें मुक्तक बहुत सारे रचे गए हैं, और दूसरा क्या कि यह जो रचनाएं हैं वो अलंकार से युक्त है, यानी उसमें चमत्कारिकता का जो गुण है वो विद्यमान है। तो ये थी ये 3 धाराएं रीतिकाल की जिसे हमें देखना ज़रूरी था। और इसके जो रचनाकार हैं, यानी अगर हम बात करें बद्ध की, रीतिबद्ध धारा की केशव, पद्माकर, मतीराम, रीतिसिद्ध की बिहारी, और रीतिमुक्त धारा में आ गए हमारे घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, ये, ठीक है। तो ये जो इतने सारे जो कवि हैं और या रचनाकार कह सकते हैं, तो इन्हें हमें ध्यान रखना है कि कौन से कवि किस धारा से संबंधित है, ठीक है। तो प्रश्न जो है वो इसी अनुरूप पूछे जाएंगे। तो ये एक सामान्य जानकारी थी जो हमें देख लेना ज़रूरी था। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, अगला एक शिव नामक अज्ञात कवि हैं। हालांकि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि इसमें उन्होंने कहा है, लक्ष्मी तिहारी एक कृपा के कटाक्ष बिनु, केते ध्रुव क्रूर धरतन के बदन अध्यायवे पड़े, झूठे महिपालन के झूठे गुण गाए गए, बानी जगरानी तासो बैर ठानी वे पड़े, कहे शिव कवि दाता सूम को बखानियत, रंत विमुख सुर ठहराइए पड़े, काहू के न धंधन के निज पेट धंधन के, दौलत के मदंधन के ढिग जाइए पड़े। तो ये जो पद हैं वो किसके हैं, शिव नामक अज्ञात कवि जो है उनका है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है वो हम देख लेते हैं, केशव दास का जो समय है, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण कौन आ गए, अब केशव दास आ गए। केशव दास किस धारा के थे, रीतिबद्ध धारा, ठीक है। तो जब कभी आप किसी रचनाकार का नाम याद करें तो वो किस धारा से संबंधित है ये ज़रूर देख लें। तो अगर हम केशवदास की बात करें तो केशवदास का जो समय है वह है 1555 से 1617, यानी 1555 में उनका जन्म हुआ है, उनकी मृत्यु जो है वो 1617 में हुई है, ठीक है। प्रश्न देखते हैं, केशवदास किस काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं, भक्तिकाल, रीतिकाल, छायावाद काल और आधुनिक काल। तो ये रीतिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अगर इसी में प्रश्न होता किस धारा की है तो धारा आप क्या कहते हैं, रीतिबद्ध धारा। अगला प्रश्न देखते हैं, केशवदास किस राज्य के दरबारी कवि थे, है ना, किस राज्य के नहीं, किस राजा के, या फिर हाँ ठीक है, अगर आप राज्य अभी हाँ यहाँ पे राज्य ही होगा, ठीक है। तो किस राज्य के दरबारी कवि थे, तो ये ओरछा के दरबारी कवि थे। और अगर राजा बोला जाए तो ओरछा नरेश,
ठीक है। ओरछा नरेश के यहाँ दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न देखते हैं, केशव दास द्वारा रचित कवि प्रिया, ठीक है, तो कवि प्रिया जो रचना है वह किसकी है? केशव दास की है। ये याद है करना है आपको। केशव दास द्वारा रचित कवि प्रिया किस प्रकार की कृति है? पहला ऑप्शन है धार्मिक, दूसरा है ऐतिहासिक, तीसरा है काव्य शास्त्री और चौथा है उपन्यास। तो उपन्यास तो रचे ही नहीं गए हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? काव्य शास्त्री है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, केशव दास द्वारा राम कथा का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? ठीक है, तो केशव दास की एक और रचना कौन सी होगी? तो पहला प्रश्न है रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता और काव्य प्रिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा वो है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका के विषय में हमने भक्तिकाल में पढ़ा था, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भक्तिकाल में इसके विषय में हमने क्या पढ़ा था रामचंद्रिका में, ठीक है। अगर आपको याद हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, या फिर आप उस वीडियो में जाकर अगर देखें तो यहाँ आकर कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो ये जो चारों जो रचनाएं हैं वो किसकी है? केशव दास की रचनाएं हैं। यानी रसिक प्रिया भी केशव दास की है, रामचंद्रिका भी केशव दास की है, विज्ञान गीता और काव्य प्रिया भी केशव दास की रचना है। तो रामचंद्रिका जो है वह राम कथा का वर्णन इसमें हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, केशव दास ने काव्य प्रिया ग्रंथ की रचना किसके लिए किया था इन्होंने? ठीक है, तो इसका जो प्रश्न का जो ऑप्शन है वह है स्वयं के लिए, महाराज इंद्रजीत सिंह के लिए, राय प्रवीण के लिए या अकबर के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो कवि प्रिया ग्रंथ है उसे केशव दास ने राय प्रवीण के लिए लिखा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, केशव दास के काव्य विवेचन में किसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है? फारसी साहित्य, संस्कृत काव्यशास्त्र, अंग्रेजी काव्यशास्त्र, उर्दू काव्यशास्त्र। केशव दास के काव्य विवेचन में किसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? संस्कृत काव्यशास्त्र, ठीक है। केशव दास के काव्य विवेचन में किसका है? संस्कृत काव्यशास्त्र का अधिक प्रभाव दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केशव को हिंदी का प्रथम आचार्य क्यों कहा जाता है? केशव दास को हिंदी का प्रथम आचार्य कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? यहाँ ये प्रश्न पूछा गया है। पहला है उन्होंने सबसे अधिक ग्रंथ लिखे हैं, दूसरा है उन्होंने हिंदी में पहली बार सभी काव्यांगों पर विचार किया है, तीसरा है वे राजा थे और चौथा है वे संस्कृत के कवि थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, उन्होंने सभी काव्यांगों पर विवेचन पहली बार किया है, ठीक है। उन्होंने हिंदी में पहली बार सभी काव्यांगों पर विचार किया है, इसलिए उन्हें केशव को प्रथम आचार्य कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा केशव दास की कृति नहीं है? तो पहला ऑप्शन है कवि प्रिया, दूसरा है रसिक प्रिया, तीसरा है रामचंद्रिका और चौथा है शोरसागर। तो हमने ये देखा था कि जो कवि प्रिया है वह केशव दास की रचना है और रसिक प्रिया भी केशव दास की है, रामचंद्रिका भी केशव दास की है और एक और हमने देखा था विज्ञान गीता, है ना, ये भी केशव दास की रचना है। तो यहाँ जो शोरसागर है यानी ये हमारे केशव दास की रचना में नहीं शामिल है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केशव दास किन काव्य शास्त्रियों का अनुकरण करते थे? पहला ऑप्शन है भामा, दूसरा है मम्मट, तीसरा है आनंदवर्धन और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी वो भामा का भी अनुकरण करते थे, मम्मट का भी अनुकरण करते थे और आनंदवर्धन का भी अनुकरण करते थे, ठीक है, केशव दास। तो इस प्रश्न का सही क्या उत्तर हो जाएगा? उपरोक्त सभी, डी। अगला देखते हैं, रीतिकाल के कवि इनमें से कौन नहीं है? पहला है केशव दास, दूसरा है बिहारी, तीसरा है तुलसीदास, चौथा है चिंतामणि त्रिपाठी। तो ये तो स्वाभाविक सी है कि जो तुलसीदास है वह भक्तिकाल के कवि हैं। हमने भक्तिकाल में इनका नाम और इनकी रचनाओं को पढ़ा है, तो यहाँ जो उत्तर होगा वह सी, तुलसीदास। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है, कवि प्रिया की रचना महाराज इंद्र सिंह की पतिव्रता गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए हुई थी, ठीक है। ये प्रश्न था, हमने देखा था कि जो कवि प्रिया की रचना हुई थी वो किसके लिए हुई थी? राय प्रवीण जो थी उसको शिक्षा देने के लिए। कौन थी राय प्रवीण? महाराजा इंद्र सिंह की पतिव्रता गणिका, ठीक है। उसे सीख देने के लिए यह कवि प्रिया की रचना की गई थी। अगला है, राम कथा का वर्णन रामचंद्रिका में किया गया है। यह प्रश्न भी हमने देख लिया। केशव दास द्वारा रचित जो स्वतंत्र ग्रंथ मिलते हैं वो कौन कौन से हैं? कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, रामचंद्रिका है, वीर सिंह देवचरित है, ठीक है।
यहाँ वीर सिंह देवचरित है, इससे हम देख लेते हैं ऊपर, वीर सिंह देवचरित। विज्ञान गीता है, रतन बावणी है, ठीक है, बावणी, रतन बावणी। जहांगीर जस चंद्रिका, ठीक है। इस प्रश्न का जो यानी केशवदास की जो रचनाएं हैं उनमें ये रचनाएं शामिल हैं, यानी काव्य प्रिया है, ऋषिक प्रिया है, रामचंद्रिका है, वीर सिंह देवचरित है, विज्ञान गीता है, रतन बावणी है और जहांगीर जस चंद्रिका है। अगला जो प्रश्न है वो हम देखते हैं, केशवदास की किस कृति को काव्य की दृष्टि से सर्वाधिक विचारणीय माना गया है? तो इसका ऑप्शन है रस रहस्य, कविता कल्पतरु, रामचंद्रिका, काव्य निर्णय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्रिका। इसे सर्वाधिक क्या माना गया है? विचारणीय माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचंद्रिका की रचना केशवदास ने किसके कहने पर की? प्रश्न है, रामचंद्रिका की रचना केशवदास ने किसके कहने पर की? ऑप्शन है अकबर के कहने पर, वाल्मीकि के स्वप्न में कहने पर, तुलसीदास के अनुरोध पर या महाराणा प्रताप के आदेश पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? वाल्मीकि के स्वप्न में कहने पर, ठीक है। केशवदास के स्वप्न में वाल्मीकि जी आए और उन्होंने कहा कि उनकी राम कथा जो है वो ऐसी कोई रचनाएं करनी चाहिए। तो इस दृष्टि से और उनका आदेश मानकर या उस पर विचार करके इन्होंने क्या है, रामचंद्रिका की रचना की। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, केशवदास की किस कृति का छंद योजना पृथ्वीराज रासों की तरह जल्दी जल्दी बदलता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्रिका। और ये वही प्रश्न है जिसके विषय में मैंने आपसे पूछा था कि रामचंद्रिका के विषय में हमने भक्ति काल में पढ़ा था। भक्ति काल में एक और चीज़ हमने पढ़ी थी, उसका जो जवाब है वो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। तो जो छंद जो परिवर्तित हो रहे हैं वो केशवदास में वो जल्दी जल्दी होते हैं और ये बिल्कुल ठीक आदिकाल की जो रचना है पृथ्वीराज रासो उसी की तरह है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रामचंद्रिका। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, किस रचना के संवादों की अत्यधिक प्रशंसा हुई है? यानी कि उस रचना के संवाद जो है वो बहुत आकर्षक है या फिर कह सकते हैं प्रशंसनीय है। तो यह जो रचना है वह कौन सी है? ऑप्शन देख लेते हैं, रस रहस्य, प्रसन्न राघव, रामचंद्रिका, कवित्त रत्नाकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्रिका के जो संवाद हैं वो अधिक प्रशंसा के योग्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, केशवदास को हिंदी का प्रथम आचार्य माना जाता है, लेकिन रीति ग्रंथों की परंपरा किसकी रचना से मानी जाती है? ठीक है, प्रथम आचार्य तो इन्हें माना जाता है, लेकिन जब हम रीति ग्रंथों की बात करेंगे, रीति ग्रंथों की परंपरा जो है वो प्रारंभ होती है चिंतामणि से, ठीक है। तो चिंतामणि का जो समय है वो 1609 है, यह भी हमें आपको याद रखना है, ठीक है। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि रीति ग्रंथों की जो परंपरा है वो शुरू हुई है चिंतामणि से और हिंदी का जो प्रथम आचार्य है वो केशवदास को माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ सेनापति की रचना नहीं है? तो यह है कवित्त रत्नाकर पहला, दूसरा है काव्य कल्पद्रुम, तीसरा जो ऑप्शन है ये गलत है, चौथा है कविता कल्पतरु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कविता कल्पतरु जो है इसकी रचना नहीं है। कौन कौन सी रचना सेनापति की है? कवित्त रत्नाकर है और काव्य कल्पद्रुम है, ठीक है। जो सी वाला ऑप्शन है वो इसमें एडेड नहीं है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कविता कल्पतरु जो है वह सेनापति की रचना नहीं है। कौन सी अगर है पूछा जाए तो कवित्त रत्नाकर है और काव्य कल्पद्रुम है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, सेनापति की किन विशेषताओं को प्रमुख माना गया है? पहला है श्रृंगार चित्रण, दूसरा है प्रकृति चित्रण, तीसरा है वीर रस और चौथा है नीति शास्त्र। तो सेनापति जो हैं वो जाने जाते हैं प्रकृति चित्रण के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, प्रकृति चित्रण। अगला प्रश्न है, कविकुल कल्पतरु के रचयिता कौन है? देखिए ध्यान से देखना है। काव्य कल्पद्रुम अगर हम बात करें तो यह सेनापति की रचना है, काव्य कल्पद्रुम, ठीक है। लेकिन कविकुल कल्पतरु अगर पूछा जाए तो ये किसकी रचना है? सेनापति, चिंतामणि, बिहारीलाल या सुधानिधि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चिंतामणि। कविकुल कल्पतरु किसकी है? चिंतामणि की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के संवादों में प्रश्नोत्तर शैली अधिक देखने को मिलती है? कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें प्रश्नोत्तर शैली का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है रामचंद्रिका, रस रहस्य, काव्य निर्णय, कवित्त रत्नाकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्रिका, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, पंक्ति किस रचना की है? मातु कहा नृपतात, गए सुरलोक कहीं क्यों सुत शोक लिए। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है, मातु कहा नृपतात, नृपताप,
गए सुरलोक कहीं क्यों सुख सोत लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि यह जो पंक्ति है वह रामचंद्रिका से उद्धृत है और इसके जो रचनाकार हैं वह कौन है, केशवदास है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वह सेनापति किस काल के कवि माने जाते हैं, 12वीं, 14वीं, 16वीं या 9वीं शताब्दी। तो सेनापति जो है वो 16वीं सदी के रचनाकार हैं या कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अब कुछ हम सामान्य जानकारी देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें सेनापति के विषय में, तो सेनापति का जो समय है वो 16वीं सदी है और इनका जो जन्म है वो 1584 में हुआ है और जो इनकी मृत्यु अगर हम देखें तो 1688 में है। ठीक है, इनकी जो 2 रचनाएं हैं, कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पतरु। जैसा मैंने बताया, कविकुल कल्पतरु की बात करें तो वो चिंतामणि की है। ठीक है, कविकुल कल्पतरु की अगर हम बात करें तो वो किसकी है, चिंतामणि की है। लेकिन जैसे ही अगर हम बात करेंगे काव्य कल्पद्रुम और कवित्त रत्नाकर के, तो ये कौन हो जाएंगे, सेनापति हो जाएंगे। ठीक है, अन्य रचनाकारों का हम क्या देख लेते हैं, समय देख लेते हैं। जैसे अगर हम भिखारी दास की बात करें तो भिखारी दास भी रीतिकाल के कवि हैं और इनका जो समय है वह 18वीं सदी है। इनके जो प्रमुख ग्रंथ का नाम अगर हम देखें तो काव्य निर्णय हो गया। दूसरे हैं कुलपति मिश्र, इनका जो समय है 1670 ईस्वी है और इसका जो अगर हम समय या रचना का देखें, महत्वपूर्ण जो रचना है कुलपति मिश्र जी का, वह रस रहस्य है। इसके बाद तोष एक रचनाकार हैं, उनका जो समय है वो 1634 ईस्वी है और सुधा नदी इनका जो है वो हम कह सकते हैं कि इनका प्रमुख रचना कह सकते हैं या ग्रंथ कह सकते हैं। उसी तरह सुखदेव मिश्र जो है ये भी एक रीतिकालीन कवि कह सकते हैं और 1673 में इनका समय है। इनके ग्रंथ का नाम है रसार्णव। ठीक है, तो जो सुखदेव मिश्र की जो रचना है वह रसार्णव है और इन्होंने जो इन सभी रचनाकारों ने जिन ग्रंथों को आधार बनाया है, संस्कृत के जिन ग्रंथों को आधार बनाया है वह है काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण है। ठीक है, दर्पण, रसमंजरी, चंद्रालोक और कुवलयानंद। ठीक है, इन सभी रचनाओं को आधार बनाकर इन्होंने अपने अपने ग्रंथों की रचना की है। तो ये लक्षण ग्रंथ हो जाएंगे और ये अगर हम इनकी बात करें तो ये इनके लक्ष्य ग्रंथ हो जाएंगे, है ना। अगला देखते हैं। अगला है सेनापति। सेनापति का यह पद है, सेनापति उन्हें नए जलत सावन के, चारि दिशा न पुमरत भरे तोय के, शोभा सरसाने न बखाते जात गेहूँ भांति, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ग्रे के, घन सो गगन छिप्यो तिमिर सघन भयो, देखी न पड़त मनो रवि गयो खूब है, चारि मास भरी श्याम निश को भरम यानी, मेरे जानी यानी ही में रहत हरि सो के। तो ये पंक्ति जो है वह सेनापति की रचना है। ठीक है, तो आप इन पदों को भी पुस्तक से देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है बिहारी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है 1500, 1600, 1706 और 1806। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाए 1606 में इनका जन्म हुआ था। किनका, बिहारी का। ठीक है, अगला देखते हैं। यानी 1606 में इनका जन्म हुआ है और 1663 में इनकी मृत्यु हो गई है। 1606 में इनका जन्म हुआ है। तो जो प्रमुख रचनाकार है ना, जैसे बिहारी हो गए, तुलसीदास हो गए, जायसी हो गए, सूरदास हो गए, इनके जो जन्म वर्ष है, इनका जो जन्म वर्ष है या मृत्युकाल है या इनका जन्म स्थान कह सकते हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन्हें आप जो है वो अच्छी तरह याद कर लें। ठीक है, और जैसे यहाँ पे बिहारी जो है वो महत्वपूर्ण हो गए। तो 1606 में इनका जन्म हो गया और मृत्यु कब है, 1663 में इनकी मृत्यु हो गई। अगला है बिहारी किस काल के कवि माने जाते हैं। तो इस प्रश्न का तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, रीतिकाल के कवि माने जाते हैं, है ना। तो रीतिकाल जो है इसका प्रमुख हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहारी का मुख्य प्रसिद्ध काव्य कौन सा है। तो बिहारी का तो कोई और हम ग्रंथ नहीं देखते, लेकिन जो बिहारी सतसई हैं वही हमें जो इनके रचना के रूप में प्राप्त होता है। तो जो सतसई है इन्होंने उसकी रचना की है। तो बिहारी सतसई हम कह सकते हैं इनका प्रसिद्ध काव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहारी के दोहों में मुख्य रूप से कौन सा रस प्रमुख है। ऑप्शन है वीर रस, दूसरा है करुण रस, तीसरा है
श्रृंगार रस, चौथा है भक्ति रस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगार रस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा महाराजा छत्रसाल, तीसरा जयपुर के राजा मिर्जा जयसिंह, सम्राट शाहजहां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जिस राजा के दरबारी कवि बिहारी थे वो थे जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहारी की रचनाओं में किस प्रकार के मनोविकार नहीं दिखाई देते हैं? ठीक है, तो जैसे ऑप्शन में अगर हम देखें श्रृंगार, भक्ति, नीति, अन्य प्रकार के मनोविकार, तो बिहारी की रचनाओं में हम ये देखेंगे कि श्रृंगार के जो तत्व हैं वो भी विद्यमान हैं, भक्ति के तत्व भी हैं और नीति के दोहे भी हैं। तो अन्य प्रकार के जो मनोविकार हैं वो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन जो प्रमुख विकार हमें दिखाई देते हैं वो है श्रृंगार, भक्ति और नीति। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहारी सतसई की लोकप्रियता का प्रमाण क्या है ना? बिहारी सतसई अगर लोकप्रिय है तो इसकी प्रामाणिकता क्या है? तो इसकी जो प्रामाणिकता है अगर हम ऑप्शन देखें तो उसकी 10 टीकाएँ हैं, उसकी 50 टीकाएँ हैं। वह पहली कविता थी, वह राजकवि थी। ठीक है, तो राजकवि होने के नाते तो उनको लोकप्रिय नहीं माना गया होगा। जो बिहारी सतसई है उसकी 50 टीकाएँ हैं। तो हम उस दृष्टि से अगर देखें तो बिहारी की जो सतसई है इस दृष्टि से लोकप्रिय मानी गई है ना। अगला देखते हैं। वह प्रश्न है बिहारी के दोहे में किसका चित्रण मिलता है? ऑप्शन है केवल शाही जीवन का, केवल धार्मिक जीवन का, सामंती और गृहस्थ जीवन का, केवल युद्ध जीवन का। तो युद्ध जीवन का तो चित्रण हमें नहीं दिखाई देता है, ना धार्मिक जीवन का दिखता है। हाँ, उन्होंने सामंती और गृहस्थ दोनों को सामंजस्य बनाकर अपनी दोहों में उसका स्थान दिया है। ठीक है, तो सामंती और गृहस्थ जीवन दोनों हमको दिखाई देते हैं उनके दोहों में। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहारी का एक दोहा हम ये देख लेते हैं। बतरस लालच लाल की बतरस है, लालच लाल की मुरली धरी लुकाए लुकाए। ठीक है, सौह करें भौनी हंसे भौहनी हंसे, देन कहे नटी जाए। ठीक है, बतरस लालच लाल की मुरली धरे लुकाए, सौह करे बाहुनी ऐसे, बाहुनी यानी बाहों के माध्यम से वो हंस रही है और देन कहे नटी जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये जो दोहा है यह बिहारी का कह सकते हैं अत्यंत लोकप्रिय या लोक प्रसिद्ध दोहा है। अगला प्रश्न, अगला जो दोहा है वह है सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजीब बहे, या जमुना के तीर। अजो बहे है ना, मन अजो बहे, ये वाह जमुना के तीर। तो पंक्ति किसकी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बिहारी, है ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिहारी। अगला है बिहारी का प्रिय कौशल। पहला है नीति का उपदेश देना, अनुभवों के विधान से भाव की व्यंजना करना, भाव की व्यंजना करना, अनुभवों से की थी से के विधान से भाव की व्यंजना करना, धार्मिक ग्रंथ लिखना, इतिहास का वर्णन करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा वो अनुभवों के विधान से भाव की व्यंजना करना। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है देव का जन्म वर्ष कब हुआ है? तो इसका ऑप्शन है 1600, 1673, 1768 और 17। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1673 इनका जन्म वर्ष है। प्रश्न हो जाएगा 1673 में इनका जन्म है और मृत्यु जो है वो 1767 में है। 1767 में मृत्यु है और 1673 में इनका जन्म है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वह 1767 में मृत्यु और 1673 में इनका जन्म। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है देव किस काल के कवि माने जाते हैं? तो देव का है रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है देव किस भाषा में कविता करते थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है देव के प्रमुख ग्रंथों में कौन सा नहीं है? यानी ऑप्शन अगर हम देखें तो भावविलास, रसविलास, प्रेमचंद्रिका और रामचरितमानस। तो भावविलास है, रसविलास है, प्रेमचंद्रिका है, रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है ना। तो इस दृष्टि से क्या होगा? चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? चौथा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं।
बिहारी के दोहे में अतिशयोक्ति का क्या प्रभाव होता है? बिहारी के दोहों में अतिशयोक्ति का क्या प्रभाव होता है? मार्मिकता बढ़ जाती है, ये विनोद या अविश्वास की वस्तु बन जाती है, वे सरल और सहज होते हैं और नीति का उपदेश देते हैं। तो जब भी हम देखते हैं बिहारी के दोहों में अतिशयोक्ति का वर्णन हुआ है, वह ज़्यादा हास्यास्पद हो गया है या अविश्वसनीय हो गया है ना। तो ये विनोद या अविश्वास की वस्तु बन जाते हैं। ठीक है, जब अतिशयोक्ति का वर्णन जब होता है, यानी अतिशयोक्ति अलंकार का जब बिहारी प्रयोग करते हैं अपने दोहों में, तो वह क्या होता है? वह विनोद या हास्यास्पद कह सकते हैं या फिर अविश्वास या अविश्वसनीय चीज़ बन जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देव को मुख्यतः किस प्रकार का कवि माना जाता है? आचार्य कवि, मौलिक रचनाकार कवि, नीति लेखक या इतिहासकार? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मौलिक रचनाकार है देव, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, बिहारी की कविता मुख्यतः किस प्रकार की विदग्धता की है? किस प्रकार की विदग्धता की है? ग्रामीण सादगी, दरबारी विदग्धता, भक्ति की सरलता और आधुनिकता। तो अगर हम देखें बिहारी के जो काव्य हैं वो दरबारी विदग्धता से संपन्न है ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं। अगला फैक्ट्स है, यानी देव की रचना है। देव की रचनाओं में शामिल है भाव विलास, स है, भवानी विलास, रस विलास, सुख सागर तरंग, अष्टयाम, प्रेम चंद्रिका और काव्य रसायन। तो ये समस्त रचनाएं किसकी है? देव की है। फिर से एक बार देख लेते हैं। भाव विलास है, भवानी विलास है, रस विलास है, सुख सागर तरंग है, अष्टयाम है, प्रेम चंद्रिका है और काव्य रसायन है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, डार द्रुम पलना बिछौना नवपल्लव के, सुबह झिंगोला सोहे उन छवि भारी दे, पवन जुलावे के की कीर बहावे रे, कोकिल हलावे हुलसावे कर जारी है, पूरित पराग सौ उतारी करे रोई लोन, कंज कलोन नायिका लतानी सिर सारी दे, मदन वहीं पजू की बालक वसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। तो ये जो पंक्ति है वो किसकी है? देव की पंक्ति है। दूसरा अगर हम देखें, दूसरा जो पद है वो भी देव का है। और बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी छड़ी, गोरी गोरी मुख आज औरों सो बिलानी जात। तो यहाँ गोरो गोरो है, गोरो गोरो मुख आज औरों सो बिलानी जात। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है ये भी देव की है। प्रमुख पंक्तियों को याद रखना है, क्योंकि जब कविताओं मतलब प्रश्न पूछे जाएंगे तो ये पूछ दिया जाएगा कि जो प्रमुख पंक्ति है ये किसकी है, या प्रस्तुत पंक्ति जो है वह किस रचनाकार की है। ठीक है, तो आज इस प्रश्न को यहीं पे ख़त्म करते हैं, यानी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम फिर से रीतिकाल के इसी पोर्शन से प्रारंभ करने वाले हैं। ठीक है।